हाँ जी, नमस्कार। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने प्रिंस सिविल सर्विस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पेपर ए सॉल्यूशन सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग की। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का वेटेज पिछली बार की तरह ही है, सिमिलर, कुछ भी नया चेंजेस है नहीं। 20 क्वेश्चन आए, पिछली बार भी 20 थे, और पेपर का जो लेवल है वो भी इजी टू मॉडरेट रहा है। ऐसा भी नहीं है कि लगभग क्वेश्चन इजी हैं और हार्ड क्वेश्चन तो इस पेपर में देखने को नहीं मिला है। तो पेपर का लेवल भी क्या है कि इजी टू मॉडरेट रहा है। तो चलते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग के पेपर सॉल्यूशन की तरफ। देखो, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 79 से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जैसे क्वेश्चन क्लासरूम में हम लोगों ने सोल्व किए थे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन आया है अजप्शन से। इसमें दिया गया है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के क्रम में यह आवश्यक है कि प्रत्येक दूसरी ऋतु में अलग प्रकार की फसलों को उगाना चाहिए। तो स्टेटमेंट और अजप्शन में जैसे कि बेसिक 3 पॉइंट है वो ध्यान में रखने होते हैं। पहला पॉइंट इसमें रहता है कि जो अजप्शन है वो प्योरली स्टेटमेंट पे बेस्ड होना चाहिए। दूसरा, इनलॉजिकल चीजें इसमें गलत होती हैं, और जो साइंटिफिक जो भी चीजें दे रखी हैं उनको हमेशा राइट कंसिडर किया जाता है। तो बात करते हैं इसमें अजप्शन की कि हमें देखो क्या क्या दिया गया इसमें। सबसे पहले है कि एक फसल उसी खेत में कभी भी दूसरी बार नहीं उगाई जा सकती। इसमें बात की गई है पोषक तत्वों की, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये इनलॉजिकल बात है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा, इसमें दिया गया है यदि लगातार ऋतु में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं तो मिट्टी में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त पोषक तत्वों जैसे खाद को मिलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। यहां एक वर्ड आ रहा है बिल्कुल भी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 100% पॉसिबिलिटी को। तो कभी भी पूर्व धारणा में ऐसी चीजों को भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो ये भी यहां गलत है। तो बात करते हैं इसके ऑप्शन की। ऑप्शन इसका रहेगा फोर्थ, जिसमें हमें दिया गया है। देखो, बात करते हैं ऑप्शन फोर्थ में, तो ना तो अभिधारणा फर्स्ट और ना ही अभिधारणा सेकंड क्या इसमें अंतर्निहित है। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। यह क्वेश्चन दिया गया है सिलोजिज्म से। तो इसमें दिया गया है कि कुछ चिन्ह आकृतियां हैं और सभी चिन्ह ग्राफिक्स हैं, और कोई भी ग्राफिक्स क्या है कि चित्र नहीं है। तो इसको दोनों तरीकों से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। देखो, वेन डायग्राम से भी इसको सोल्व किया जा सकते हैं और 50 और 100 रूल से भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमें दिया गया है, देखो, कि सबसे पहले इसमें कंसिडर करेंगे कि कुछ चिन्ह क्या है, ग्राफिक्स है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि सभी चिन्ह क्या दिए गए हैं। इसमें सभी चिन्ह की बात कर लेते हैं। हमें दिए गए हैं क्या कि ग्राफिक्स हैं। सभी चिन्ह क्या दिए गए हैं, देखो इसमें ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं। उसके बाद में कुछ चिन्ह क्या दिए गए हैं, आकृतियां हैं। तो कुछ चिन्ह की बात करते हैं, जो क्या दे रखा है हमें, आकृतियां दिया गया है। इसके बाद में बोला है कि कोई भी ग्राफिक्स क्या नहीं है, चित्र नहीं है। कोई भी ग्राफिक्स क्या है कि चित्र नहीं है। देखो, अब बात करते हैं इसके निष्कर्ष की, जिसमें सबसे पहले दिया गया है कि कुछ ग्राफिक्स क्या है, आकृतियां हैं। देखो, यहां ग्राफिक्स दे रखा है और यहां आकृतियां दे रखा है। इस सर्कल को कट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में बात करते हैं कि कुछ चिन्ह क्या है, चित्र है। देखो, यहां चिन्ह दिया गया, यहां चित्र, बीच में क्रॉस का सिंबल है, इसका मतलब ये वाला गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट क्या है, अनुसरण करता है। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 की। यह क्वेश्चन आ रखा है आर्ग्यूमेंट से, और आर्ग्यूमेंट में भी एक पॉइंट स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। क्या है कि ये प्योरली एक तो क्या कि स्टेटमेंट पे बेस होना चाहिए, जो आर्ग्यूमेंट का रहता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा, इसमें रहेगा कि हमेशा जहां पॉजिटिवनेस दिखे वो हमेशा करेक्ट माना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या राजस्थान में बिजली की आवश्यकता कम करने के लिए हर घर में सौर ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए। फर्स्ट दिया गया यहां पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव तो वैसे भी सही माना जाता है। इसमें बोल रखा है कि हाँ, इससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा और पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा मिलेगा, तो यह सही है। दूसरा, इसमें नहीं दिया गया तो वैसे गलत है कि सौर पैनल महंगे होंगे और सभी मकान मालिक, देखो यहां एक वर्ड आ रहा है कि सभी की बात की जा रही है, तो इसकी वजह से यह क्या है कि यहां गलत कंसिडर किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल और केवल तर्क फर्स्ट क्या है, मजबूत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमें दिया गया है इसमें, ये वैसे तो क्वेश्चन काउंटिंग ऑफ फिगर से, और काफी अच्छा क्वेश्चन आया है। ऑलमोस्ट का गलत भी है, लगभग ने इसमें आंसर है 8 किया। देखो, बात करते हैं क्या दिया गया इसमें कि किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु स्थित है। ये हमने एक सर्कल लिया, इस पे क्या करते हैं, 8 पॉइंट है, उनको मेंशन करते हैं। देखो, ये एक समान डिस्टेंस पे क्या किया, 8 पॉइंट हमने मेंशन कर दिया। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यहां से हम लोग कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। हम लोग बात करते हैं, देखो 1, यहां पे 2, ये 3 और ये 4। टोटल हमने इसमें देखी कि टोटल 4 है जो व्यास हम लोग खींच सकते हैं। तो यहां टोटल हमने देखे कि 4 व्यास हैं वो खींचे जा सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि एक जो व्यास है उससे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, सबसे पहले वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग चलते हैं, देखो इन पॉइंट को वापस से मेंशन करते हैं यहां पे, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इससे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि एक तो इन पॉइंट को मिला देते हैं, यहां पे देखो एक ट्रायंगल तो ये बन गया। दूसरा हम लोग बात करते हैं, ये ट्रायंगल बन गया।
और तीसरा हम लोग बात करते हैं एक ट्राइंगल हमारे पास में ये बन गया। तो हम लोग बात करते हैं एक व्यास से 3 ट्राइंगल यहां पे बन चुके हैं, 3 इधर बने तो 3 इधर बनेंगे, टोटल हो गए 6। हमारे पास में व्यास है 4 और ट्राइंगल बन रहे 6, तो कितना हो गया सर 24 इसका आंसर है आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीरीज का क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन भी दिया है, देखो काफी इजी क्वेश्चन है और सीरीज से ये क्वेश्चन दिया गया है। बात करते हैं देखो 2, 12, 36, 80 और 150। देखो सीरीज में हमेशा 2 रूल चलते हैं। पहला तो ये कि हमारे पास में क्या है कि स्क्वायर और क्यूब का नॉलेज है तो सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होता है कि फिर इस तरीके से इनके डिफरेंस को कैलकुलेट करता रहना चाहिए और लास्ट में ऑटोमेटिकली आपको क्या होता है कि आंसर मिल जाता है। तो यहां बात कर लेते हैं कि कौन सा रूल इसमें लग रहा है। तो सबसे पहले 2 की बात करते हैं, इसमें दिया गया 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब। 12 की बात करते हैं तो यहां दिया गया 2 का स्क्वायर और 2 का क्या हो जाएगा क्यूब। ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है 12 हो रहा है। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं किसकी 36 की, यहां हो जाएगा 3 का स्क्वायर और हो जाएगा 3 का क्यूब। ऐसे ही 80 की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, यहां 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, तो यहां क्या आएगा फिर यहां रहेगा 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब। हमें पता है ये 36 हो गया, ये 216 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 252 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से, ये भी एज कंपेयर टू पिछली बार से इससे भी इजी क्वेश्चन दिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो यहां एक वर्ड दिया गया हमें प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट को लिखा जाता है CEOPRT लिखा जाता है। देखो यहां टोटल हम लोग बात करते हैं तो 3 3 6 और 7 अल्फाबेट दिए गए हैं और यहां पे कितने दे रखे हैं 6। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि कौन सा अल्फाबेट है वो इसमें से गायब किया गया है। तो हम लोग देखते हैं, देखो मिड में यहां चलते हैं, यहां जे है लेकिन इस पूरे में कहीं पे भी क्या है कि जे नहीं है। इसका मतलब जो मिड वाला अल्फाबेट है उसको क्या कर रखा है एलिमिनेट कर रखा है। आगे वाले में भी चेक करते हैं, यहां प्लेन दिया गया है, इसमें भी देखो मिड वाला अल्फाबेट क्या है कि एलिमिनेट कर रखा है। दूसरी बात, इन अल्फाबेट को क्या कि लेफ्ट टू राइट लिखा गया है। जो ABCD की टेबल है, हम लोग बात करते हैं अल्फाबेटिकल टेबल है, उसमें लेफ्ट टू राइट इनको लिखा गया है। सबसे पहले बात करें देखो प्रोजेक्ट की, हमें पता है सबसे पहले क्या आएगा सी के बाद में यहां क्या आ जाएगा ई, उसके बाद में हमें पता क्या आएगा ओ के बाद हमें पता क्या आएगा पी, और पी के बाद क्या आएगा आर के बाद में क्या आ रहा है टी। देखो ऐसा बिल्कुल यहां है। तो हम क्या करेंगे, हमें जिसका पूछा गया उस पर चलते हैं। देखो इस वर्ड में क्या करेंगे, बीच वाले को एलिमिनेट कर देते हैं, इसका मतलब एन तो आएगा ही नहीं। इसके बाद में चलेंगे कि अल्फाबेट को लेफ्ट टू राइट हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू जो अल्फाबेटिकल टेबल होती है उसके हिसाब से। मैं तो ये भी कहता हूं इनमें नंबरिंग भी कर लेनी चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। देखो यहां बात करते हैं, ये 1 पे आएगा, ये 7 पे, ये 18 पे, ये आ जाएगा किस पे 15 पे। यहां बात करते हैं ये 9 पे, ये 19 पे, ये 5 पे, ये 4 पे। अब क्या है कि इनको देखना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमें पता क्या आएगा 1, तो यहां सबसे पहले आएगा ए। इसके बाद में हमने देखा कि यहां क्या नजर आ रहा 4, तो क्या आएगा डी, उसके बाद में क्या आ जाएगा ई। तो ये हो चुका है, यहां पे हम लोगों ने 4 की बात कर ली, यहां 5 की बात हो चुकी है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्या आ रहा है जी 7 पे आएगा, उसके बाद में आई आ जाएगा 9 पे, यहां 9 की बात हम लोगों ने करी। उसके बाद में ओ आ जाएगा, उसके बाद में आर आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा एस आ जाएगा। तो देखो ADEGI ORS, तो ऑप्शन क्या होगा 4 इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आ रखा है कोर्स ऑफ एक्शन पे। देखो कोर्स ऑफ एक्शन का एक बेसिक फंडा ये रहता है कि हमेशा जब भी इसको रीड आउट करते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना होता है क्वेश्चन में, कि हमेशा क्या है कि हमें पॉजिटिवनेस की तरफ चलना है, कि जहां पे सबका एडवांटेज होता है उसको राइट माना जाता है। अब बात करते हैं, देखो हमें इसमें क्या दिया गया, इस पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा, देखो सबसे पहले कथन दिया गया कि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान कम हुआ है। अब हमें क्या है कि एक सुप्रीम अथॉरिटी खुद को कंसीडर करते हुए हम इसका क्या सॉल्यूशन या क्या एक्शन ले सकते हैं उस पर चलना है। सबसे पहले दिया गया है कि चुनाव आयोग को लोकसभा का चुनाव पुनः करवाने की घोषणा करनी चाहिए। ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है। चुनाव आयोग को उन लोगों का मतदान का अधिकार समाप्त कर देना चाहिए जिन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किया है। फिर तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है उस पर भी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये भी तो क्या होगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड क्या करता है अनुसरण करता है, तो ऑप्शन 3 क्या होगा इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। देखो 87 क्वेश्चन है, ये डाउटफुल क्वेश्चन है, बाकी तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी लगभग उम्मीद है कि इसमें बोनस मार्क्स ही रहेगा, या तो यहां पे चेंज हो जाता कि 20√2 हो जाता, इसके आंसर में कहीं मेंशन नहीं है, अदरवाइज इसका आंसर हो जाता 1 प्लस में √2, 20 1 प्लस में √2 इसका आंसर होता, तो उसको फिर क्या है कि राइट कंसिडर किया जाता। तो ये तो डाउटफुल क्वेश्चन है, आंसर की आने के बाद ही इसका पता चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। वेन डायग्राम में पिछली बार जो क्वेश्चन आया था थोड़ा सा हार्ड था, इस बार काफी इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखो हम लोग बात करते हैं, इसमें दे रखा है कि एक डायग्राम दिया गया है, उससे बताना है कि इसमें कौन सा है वो एग्जिस्ट करता है।
इसमें आपको दे रखा है सबसे पहले ऑप्शन से ये हमेशा सोल्व करना चाहिए। देखो शिक्षक, माँ और चिकित्सक दिया गया है, तो इसका ये ऑप्शन ही राइट होगा, क्योंकि ये वाला यहाँ एग्जिस्ट करेगा नहीं। आयकर, बिक्री कर, सेवा कर भी एग्जिस्ट नहीं करा, पुस्तकालय, पुस्तकें और फर्नीचर भी क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन है फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ जब क्या होता है कि अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम या कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया जाता है, तो उस समय ये क्वेश्चन डायरेक्टली याद भी कर लिया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि अल्फाबेट टोटल 26 होते हैं। अब यहां जो क्वेश्चन दिया गया उसमें दिया गया कि ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जो मिरर के सामने उनकी इमेज है वो चेंज हो जाती है। तो हमें पता है कि हूबहू जो रहेंगे वो 11 होते हैं। अब चेंज करने वाले कितने हैं, तो 26 माइनस 11 क्या होगा, 15। और 15 या ऑप्शन में मिलते ही तो क्या इसको टिक कर दिया होगा। लेकिन यहां एक पॉइंट मेंशन है, देखो यहां बात की जा रही है किसकी, व्यंजनों की बात की जा रही है। इसलिए क्या होगा कि इसमें से ई को हमें क्या है कि नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो टोटल कितने बचे, 14। तो इसका आंसर क्या होगा, 14। एक बड़ी दुविधा वाई के साथ में भी होता है। देखो वाई को हमेशा इस तरीके से कंसिडर किया जाता है, तो हमेशा क्या है कि ये बिल्कुल वैसा का वैसा सिमिलर ही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर रहेगा 14। नेक्स्ट हमें दिया गया है, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया है, तो इस पे भी डिस्कशन करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है, हमें बोला कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ABCDE और F, B का विवाह C के साथ में हुआ है। देखो इधर इस इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं कि B और C क्या है, विवाहित है। F E की माता है, हम लोग बात करते हैं F पे, तो F यहाँ पे क्या दिया गया है, माता, और किसकी है सर, E की माता है। बात करते हैं यहाँ दिया गया F E की माता है, और D F की क्या है, पुत्री है। यहाँ D की बात करते हैं तो D क्या दिया गया है, पुत्री दिया गया है किसकी, F की। A की पुत्री क्या है, E है, तो E क्या है यहाँ पे, पुत्री है किसकी, A की। नेक्स्ट दिया गया है और C का पुत्र क्या है, A है, तो ये क्या हो जाएगा, पुत्र है, और किसका हो जाएगा, C का। और हमें पता है B और C क्या है, विवाहित है आपस में। अब हमसे पूछा क्या गया कि कौन सा विकल्प इनमें से सही हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट पे चलते हैं, यहां बोला कि B E का दादा है, तो B पे चलते हैं। देखो B E का दादा है तो हम लोग बोल भी नहीं सकते, क्योंकि इनके जेंडर का हमें पता भी नहीं है, कौन सा मेल और कौन सा फीमेल है, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ C A की माता, तो C के भी जेंडर का नहीं पता। C D की क्या है, दादी, इसके जेंडर का भी नहीं पता। और E क्या दिया गया है कि C की पोती है, तो E पे चलते हैं। देखो E यहाँ पे पुत्री है A की, तो यहां से C कहेगा कि ये मेरा पुत्र, और पुत्र की पुत्री क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या है, 4 इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। देखो इसमें दिया गया हमें कि एक गृहिणी के पास में 1000 मिलीलीटर का मिश्रण है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखो यहाँ क्या दिया गया हमें, 1000 मिलीलीटर का मिश्रण दिया गया है, जिसमें बात करते हैं किसकी, मिल्क, और क्या दिया गया, वाटर। इसके रेशियो की बात करते हैं तो 3:1 का रेशियो दिया गया है। इसके बाद में क्या बोला कि 250 मिलीलीटर मिश्रण को मिलाती है इसमें, तो इधर बात करते हैं 250 अलग से दिया गया है, और इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया गया है वो हमें दिया गया है 3:2 दिया गया है। अब बात करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कितनी क्वांटिटी होगी। तो यहां हो जाएगा 3 + 1 4, तो 3/4, और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो इधर तो 750 आ गया, और इधर वैल्यू कितनी आ गई, 250। 750 तो इसमें मिलकर 250 क्या है, वाटर है। वैसे इधर की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/5 और मल्टीप्लाई 250। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास में 150, तो इसमें मिल्क हो जाएगा। और 100 की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, वाटर। इसके बाद में बोला कि तब वो इस संयुक्त मिश्रण में 250 मिलीलीटर का उपयोग दही बनाने के लिए करती है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि टोटल इसको मिलाने पे कितना हो गया, तो इधर लिख देते हैं। देखो 150 और इधर हो गया 100, तो ये तो हो गया अपने पास में 900, और ये हो गया यहाँ पे 350। टोटल बात करते हैं तो 1250 लीटर क्या हो गया, मिश्रण बन चुका। इसमें से क्या बोला कि 250 लीटर है उसको निकाल लिया जाता है, तो ये बन गया अपने पास में 1000 लीटर का मिश्रण। अब हमें क्या बोला गया, देखो इसमें कि शेष बचे मिश्रण में कितना शुद्ध मिल्क है, तो पहले इनका भी हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। देखो रेशियो निकालते हैं तो ये तो हो जाएगा 18, और ये कितना आ गया, 7। अब हमें देखना है कि इसमें टोटल शुद्ध मिल्क कितना बचा है, तो हमें पता है 18, इसको ऐड करेंगे तो ये यहां पे वैल्यू, और हमें टोटल जो क्वांटिटी इसमें दी गई है हम लोग बात करें तो हमारे पास में कितना बचा है सर, 1000 हमारे पास में बचा है। बात करते हैं यहां पे 18 और 7, ये 25 हो गया, ये यहां पे 4, और यहां पे हम लोग बात करते हैं वैल्यू आ जाएगी 72 और मल्टीप्लाई 10, तो 720 मिलीलीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 92 की हम लोग बात करते हैं। इसमें दिया गया है कि चावल के मूल्य में 21% की कमी होने से एक व्यक्ति 1000 रुपए में 10.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है, तो कम होने के बाद चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। आपसे पूछा गया है कि जब इसमें कमी हो जाती है उसके बाद चावल का मूल्य क्या होगा। तो देखो इसका एक बेसिक सा फंडा होता है कि क्वांटिटी में चेंज इक्वल्स टू प्राइस में चेंज।
प्राइस में चेंज। अब बात करते हैं कि क्वांटिटी में क्या चेंज हुआ है। सर 10.5 हम लोग बात करते हैं, किलोग्राम अधिक क्या है कि 1000 रुपए में मिलता है, और प्राइस में क्या चेंज हुआ है 1000 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 21/100। 21% की क्या दी गई है यहाँ पे कमी दी गई है, तो ये हो गया 10.5 किलो इक्वल्स टू, इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हो गया 210। इसको सोल्व करते हैं तो 1 किलो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 210/10.5। इसको सोल्व किया, ये आ गया यहाँ पे 5, और यहां हम लोग बात करते हैं ये वैल्यू आ गई 5, इसको सोल्व करेंगे यहां 2 ये 0, तो 20 केजी या क्या दिया गया रुपए की बात की गई है, तो हम लोग बात करते हैं तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा 20 रुपए हो जाएगा। हमसे पूछा गया प्रति किलो चेंज होने के बाद में, यदि पहले का पूछा जाता तो वो अलग वैल्यू आती, चेंज होने के बाद में बातें की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। 93 है वो चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया गया, 8000 की राशि पर एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज हमें दिया गया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज को मिलाकर के क्वेश्चन बनाया गया है। हम लोग क्लास में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व भी किए, मैंने बोला भी था कि यहां से यदि क्वेश्चन आता है तो दोनों का मिक्स क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले इसमें हमें पता है कि रेट को मेंशन नहीं किया गया, इसका मतलब इस क्वेश्चन को देखते पता चला कि इसमें सबसे पहले हमें रेट फाइंड आउट करनी है। रेट फाइंड आउट करते हैं। देखो हमें यहाँ पे साधारण ब्याज दिया गया तो 3600 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, नीचे आ जाएगा मूलधन जो दिया गया वो, और साथ में हम लोग बात करते हैं कितने साल की, 3 साल की बात की गई है। इसको देखो सोल्व करते हैं, जब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू अपने पास में आ गई कितनी 15% रेट आ गई। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 15% आ जाएगी। अब बात करते हैं इसके बाद में हमसे पूछा कि 2 वर्ष का कुल चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, वो हमसे पूछा गया। तो चक्रवर्ती ब्याज का सीधा और सिंपल जो फॉर्मूला वो अप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा मूलधन, लेकिन यहां पे एक और पॉइंट मेंशन है कि 8 माही की बात की गई है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम लोग डायरेक्ट सोल्व कर देते, लेकिन 8 माही की बात की गई है तो रेट में भी चेंज होगा। तो हम लोग बात करते हैं दर की, दर हमें 15 दिया गया तो चेंज क्या हो जाएगा सर, बहुत आसान सा 8 अपॉन में क्या होगा 12। सोल्व करते हैं यहां पे 2 आ गया, यहां 3 और यहां 5, तो कितना हो गया 10। इसका मतलब यहां हमें रेट कितनी कंसीडर करनी है 10, तो 110 अपॉन में क्या होगा 100। अब बात करते हैं टाइम की, तो यहां बात हम लोग करेंगे टाइम की। टाइम की बात करते हैं तो 2 वर्ष की बात की गई है, तो 2 वर्ष की बात यदि हमारे सामने यहां की गई है तो हम लोग बात करते हैं 24 अपॉन में 8, तो कितना आ गया 3 साल। तो इसका मतलब हमें टाइम कितना कंसीडर करना पड़ेगा 3 कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम लोग बात करते हैं इसको सोल्व करेंगे। देखो 110 अपॉन में 100 माइनस क्या हो जाएगा 8000। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 26,2648। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा इसका। चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 में हमें पूछा गया, ये क्वेश्चन आया है मेंसुरेशन से, एक ही क्वेश्चन आया और वो भी इस बार तो काफी इजी दिया है। देखो इसमें दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं हमें दी गई हैं और आयत इससे बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के समान है। एक काम करते हैं, हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो निकाल लेते हैं। देखो त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो पहले त्रिभुज का क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले हमें चेक भी करना है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो काफी इजी हो जाएगा। हमें क्या दिया गया यहाँ 5, ये 12 और ये क्या दिया गया यहाँ पे 13। देखो यहां कितना हो गया 25, यहां 114, यहां हो गया 169। अब बात करते हैं यहां पे हमने देखा कि ये क्या है समकोण त्रिभुज है, तो इसलिए क्या करते हैं इस पे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो कितना आ जाएगा 1/2। बेस की हम लोग बात कर लेते हैं, बेस यहां पे 12 और ये 5, ये कितना आ गया यहां पे 6 और ये कितना आ गया 13। अब हमने देखा कि यहां इसका एरिया 13 और एरिया जो है वो किसके इक्वल है आयत के बराबर है। तो यहां देखते हैं 13 और यहां हो जाएगा x और मल्टीप्लाई हम लोग बात करते हैं आयत की, यहां एक भुजा दी गई है 10, तो हम लोग क्या करते हैं दूसरी भुजा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। हमसे पूछा गया आयतन, आयतन का हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई में क्या होगा लेंथ, प्लस में क्या हो जाएगा विड्थ 2। यहां लेंथ की हम लोग बात कर लेते हैं तो कितनी हो जाएगी, यहां लेंथ की हम लोग बात करते हैं तो जो भी 10 दिया गया है, विड्थ यहां पे 3 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 26। इसका आंसर क्या हो जाएगा 26। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। ये काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन था, तो इसका आंसर रहेगा यहां बात करते हैं तो इसका आंसर रहेगा 16। इसका आंसर क्या रहेगा 16। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। नेक्स्ट चलेंगे देखो क्वेश्चन नंबर 96 पे। देखो 96 जो है उसकी बात करते हैं। यहां दिया गया है 100 प्रक्षेपणों के माध्य की बात की गई है 49। अब इसके बाद में मैं दे रखा है कि पता चलने पे 40 20 50 के रूप में लिए गए प्रक्षेपण है, वास्तव में उसको 60 70 80 लेना था, इसने कितना ले लिया 40 20 और 50 कंसीडर कर लिया है।
अब क्या करते हैं इसके लिए कि हमें पता है कि यहां से हम लोग बात करेंगे कितना हो गया, ये तो 49 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे यहां 40 20 और क्या दिया गया 50, इसको ऐड करते हैं तो 110, इसको ऐड करते हैं तो 210। एक्चुअल में वैल्यू तो लेनी थी 210 ले ली गई है 110, तो इसमें से क्या करते हैं इसको माइनस करेंगे तो हमें पता है 100 का चेंजेस आया है, तो क्या हो जाएगा 4900 प्लस में क्या 100 करेंगे तो ये तो हो गया 5000, और डिवाइड किससे करना है सर, वैल्यू दी गई है 100, तो यहां से क्या आ गया 50, तो इसका ऑप्शन क्या होगा थर्ड राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97 पे देखो, तो नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 97। तो 97 की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 69760। हम लोग बात करते हैं इसमें सबसे पहले 10 की पावर 5 और उसके बाद में क्या होगा कि हमें पता कि टोटल 5 वैल्यू दी गई है, यहां 10 हो जाएगा 9 8 7 और 6, यहां तो हो जाएगा 10 की पावर 5, इनको माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई 69760। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे, प्रोबेबिलिटी से काफी आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है। देखो हम लोग बात करें दो पासों को फेंका जाता है यहाँ पे, तो टोटल कंडीशन बनेंगे 36 और बोला कि अभाज्य संख्या के लिए यहाँ कितना हो जाएगा 15। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 5/12, तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है। डीआई से हमेशा क्या है कि हार्ड क्वेश्चन आता है, इस बार का क्वेश्चन काफी इजी है। इसमें क्या पूछा गया है देखो, हम लोग बात करते हैं तो इसमें बोला गया है कि ऐसा एरिया बताओ जो 50% को क्या करता है कवर करता है। हमें पता है कि टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है, 50% के लिए 180 डिग्री चाहिए अपने को। सीधा ऑप्शन पे चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि 82 कौन से में, 82 चावल की बात की गई है तो इसमें अवेलेबल है, उसके बाद में 72 देखो गेहूं में अवेलेबल है, और जवार की बात की जाती है तो 27। जब इन तीनों को ऐड करते हैं तो 181 हो जाता है, ये क्या है 50% से ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा दूसरा राइट होगा। तो ये था रीजनिंग और मैथमेटिक्स का पेपर, बहुत ही आसान रहा है, और रीजनिंग और मैथमेटिक्स स्पेशली मैं बात करता हूं पिछले कंपैरिजन में इजी है। तो नेक्स्ट ज्योग्राफी के लिए